हेलो एवरीवन, माय नेम इज महमूद और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। ये चैप्टर का पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट और भी हैं जो कि मैंने बना के अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पार्ट 4। देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट यहाँ कहाँ से आ गया? तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वीडियो 1 में देख लिया है, तो बिगिनिंग में होता है। यहाँ पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेट करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं कैसे। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग क्या निकल करके आता है? अ प्रोसेस, यानी कि एक प्रक्रिया, यानी एक प्रोसेस से काम किया जाता है इन विच डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो एक्टिविटीज क्या है वो बात करेंगे। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली की बात करें तो देखो, इफेक्टिवली का मतलब होता है विद इन टाइम काम करना, एफिशिएंटली का मतलब होता है विद इन कॉस्ट काम करना, चाहे हम कोई सा भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिविटी की। देखो, मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन उसमें जो 5 मेन एक्टिविटी होती है उसी को फंक्शन बोला गया। और वैसे भी फंक्शन और एक्टिविटी सेम है, मतलब काम क्या है मैनेजमेंट का। तो 5 काम क्या है इसके मेन, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इनके मीनिंग की बात करते हैं एक एक करके। तो पहले बात करें प्लानिंग की। तो प्लानिंग का जो मीनिंग निकल करके आया है बुकिश लैंग्वेज में, बुक के अकॉर्डिंग वो क्या है? थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, आप कुछ भी काम करते हो, आप कुछ भी काम को साइड में रखो यार, ये बहुत बोरिंग हो गया। आप मान लो ट्रिप पे जाने वाले हो और आपने ट्रिप प्लान किया है मनाली का इस बार। तो क्या मनाली का ट्रिप प्लान किया, प्लान तो छोड़ो, आपने बोला मनाली घूमने जाना है। आप घर आए, आपने 2 बैग उठाए, उसमें कपड़े भरे, सारा सामान भरा और लेकर के निकल लिए। कैसे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता भाई। ट्रिप मनाली घूमने जा रहे हो, उसके लिए कम से कम 2 महीने पहले एक आम इंसान प्लान करता है। क्या प्लान करता है कि भाई कहाँ घूमने जाना है? मनाली। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। कैसे जाना है? बाय बस। भाई वहाँ पे कहाँ स्टे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितने लोग जाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये 2 महीने पहले स्टार्टिंग हो जाती है सारी चीजों की। होटल बुकिंग, बस बुकिंग, सब कुछ पहले से होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, ये जो हम मनाली जाएंगे 2 महीने बाद, प्लान क्या कर रहे हैं? पहले से प्लान कर रहे हैं। तो वैसे जिंदगी में जो कुछ भी काम करना होता है दोस्तों, कुछ भी काम, उसके लिए पहले प्लान करना होता है। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक फुकरे यानी कि बहुत ही बदमाश बच्चे भी हो ना, फिर भी आप अगले दिन के लिए प्लान कर रहे होते हो, अगले दिन स्कूल में जाकर के क्या करना है, कैसे कैसे चीजें करनी है, किसकी बुक लेके जानी है, किसकी बुक नहीं लेके जानी है, जो टीचर मारता है उसकी बुक लेकर के जानी है, जिसकी कॉपी चेक होनी वो कॉपी लेकर जानी है। यानी अगले दिन के लिए पहले से क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो। हर टाइम दिमाग में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं किसी भी काम के लिए जो कि होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया प्लान। देखो, तो कुछ भी करने से पहले क्या करो? सोचो। बिफोर हैंड मतलब क्या? करने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके द्वारा बनाए, कैसे बनना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पहले से ही प्लान कर लिया जाता है। ठीक है, अब चलो मैं इसमें एक और एग्जांपल पुट करता हूँ जो कि मेरा खुद का एग्जांपल है। आप सभी ने कंपनी सुनी होगी, बहुत फेमस है, नाम है रॉयल एनफील्ड। ये बाइक बनाती है। कौन कौन सी? ये बनाती है बुलेट, स्टैंडर्ड और क्लासिक। ये बाइक आती है 350 और 500 सीसी में। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या पता आप इसके फैन भी होगे, मतलब लगभग सब लोगों को पसंद है। तो हुआ क्या, बुलेट कंपनी ने देखा कि आजकल क्या हो रहा है, सॉरी रॉयल एनफील्ड ने देखा, हम लोग बुलेट के नाम से जानते हैं उसे। रॉयल एनफील्ड ने देखा कि भाई आजकल हार्ले डेविडसन नाम की विदेशी कंपनी आई है, बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स निकाल रही है, हैवी बाइक्स है, लोगों को अच्छी भी लग रही है। लोग बुलेट के बाद सीधे उस पर मूव कर जाते हैं हैवी बाइक के नाम पर, टूरिंग के लिए। तो वह क्या कि रॉयल एनफील्ड ने सोचा क्या, क्यों ना हम अपने एक इंडियन देसी बहुत हैवी बाइक बनाए। देखो, पहले क्या है, सोचा जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है सोचा और धड़ाधड़ बाइक बनाना शुरू कर दी? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। क्या बनाना है? बाइक बनानी है। कैसी बनानी है, क्यों बनानी है भाई, कैसी बनानी, हैवी बनानी है, क्यों बनानी है, ताकि हम इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, अपने कस्टमर्स अपने पास ही रहे। पहले बुलेट ले 350, फिर बुलेट ले 500 सीसी, फिर क्या ले जो नई बाइक बनाने वाले बहुत हैवी वाली। ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाएगी? इंसानों से, मशीनों से। हमारा इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। कितनी सेल्स कितनी है, कितनी यूनिट बेचनी है, सब कुछ पहले से प्लान होगा। ठीक है, उससे पहले क्या होगा, ये लोग सोचेंगे रॉयल एनफील्ड वाले डायरेक्ट प्रोडक्शन करना बेकार है। पहले क्या है, पहले लोगों से फीडबैक लो, जिनको हमने ऑलरेडी बाइक बेच दी है उनसे वाले फीडबैक लो कि क्या उनको, अगर हम हैवी बाइक निकालेंगे तो क्या वो लेना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक हार्ले डेविडसन की जो सबसे सस्ती बाइक है, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750, वो आती है करीब 6 लाख रुपए की।
तो प्राइस क्या होगा, और इंडियन बाइक उसके सामने टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, हमारा इंडियन बायर उसको लेना चाहेगा नहीं चाहेगा। इसके लिए हमने क्या किया, अपने पिछले 2-3 सालों के सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड निकाला और सेंसस मेथड ऑफ सैंपलिंग के द्वारा हर एक कस्टमर को इंडिविजुअली कॉल बैक किया गया। किस लिए किया गया जी, आपने पिछले 2 साल पहले बुलेट खरीदी थी, कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छा, कोई फीडबैक उसके बारे में, नहीं जी ठीक ठाक है। अच्छा, अगर हम हैवी बाइक निकालें ये बुलेट के नाम की और हैवी सीसी, तो परचेज करना चाहोगे, हाँ जी करना चाहोगे। अच्छा, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि 750 सीसी या 600 सीसी की हमारी बाइक है और एक हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट है, दोनों के कंपेयर में कौन सी लेना चाहोगे, जी आपकी बाइक लेना चाहेंगे अगर सस्ती होगी तो। इस तरीके से हमने सबसे फीडबैक लिया, ठीक है। फीडबैक लेके पता लगा कि लोग चाहते हैं कि हम बाइक बनाएं, तो प्लान तो भैया हो गया डन की बाइक बनेगी। कौन सी बनेगी, बाइक का नाम होगा इंटरसेप्टर, सीसी यानी कि पावर होगी 650। अब बोलोगे तो ऑलरेडी मार्केट में, भाई एग्जांपल ले रहे हो यार, जस्ट चिल, एग्जांपल है, ठीक है। तुमने क्या प्लान बनाया कि बाइक बनानी है 650 सीसी की बनानी है, क्यों बनानी है, इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स अपने पास रह जाए। अच्छा, तो सोचने से प्लान करने से बाइक बन जाती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बाइक बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले पैसा, फिर क्या चाहिए, जमीन, फिर क्या चाहिए, लोग, फिर क्या, देखो प्लान तो है, बाकी पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, लोग चाहिए, क्या बिना इनके बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, अरेंज करनी है, सिस्टमैटिक तरीके से फिट करनी है। तो यहाँ पर मेरे एग्जांपल में क्या होगा, पैसे का इंतजाम किया जाएगा। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 7 11th क्लास बिजनेस स्टडीज, यानी कि फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्सेस है, पैसा अरेंज करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, उनको देखना पड़ेगा। शेयर इशू करें, इक्विटी या प्रेफरेंस या डिवेंचर या पब्लिक डिपॉजिट या बैंक से लोन ले या हम अपने खुद के प्रॉफिट से करें, पैसा निकालें, कौन से तरीके से, तो पैसे का इंतजाम हो गया, किसी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो कि मैं शेयर इशू करके पैसे का इंतजाम हो गया, जमीन का इंतजाम हो गया। अब क्या है, देखो प्लांट लग चुका है, पैसे का इंतजाम हो चुका है, रॉ मटेरियल आ चुका है। अब मुझे बताओ बाइक बनेगी कैसे, सिंपल सी बात है, कौन बनाएगा, मजदूर बनाएगा, कौन बनाएगा, वर्कर बनाएगा, कौन बनाएगा, एम्प्लॉय बनाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय हायर होता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फिलिंग एम्प्टी पोस्ट एंड कीपिंग पोस्ट फिल्ड। इसको और दूसरे सेंस में एचआर भी कहते हैं, एचआरएम भी कहते हैं। एचआरएम एमबीए में भी होता है। किसी से पूछना, कोई बताएगा जी क्या कर रहे हो, एमबीए कर रहा हूँ एचआरएम से, चाहे एचआर से। अच्छा, जॉब क्या कर रहे हो, अरे एचआर हूँ कंपनी में, क्या करता हूँ, लोगों को सैलरी देता हूँ, लोगों को जॉब पे रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो खाली भर्तियां होती है, जहाँ पर पोस्ट खाली, वहां पर लोगों को नौकरी देना, भरना, उनकी हायरिंग करना। और अगर सारी हायरिंग हो रखी है तो जो लोग ऑलरेडी काम पर है उनकी अटेंडेंस बनाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको सैलरी टाइम पे देना, ये किसका काम है, एचआर का काम होता है, ठीक है। आपने अच्छी तरह सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मैंने बता दिया है, क्लियर है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो क्या हुआ, प्लान हो गया, पैसे का, जमीन का इंतजाम हो गया, प्लांट का इंतजाम हो गया, लोगों का इंतजाम हो गया। अब क्या करना, बाइक बनानी है। बनाने के लिए क्या होगा, पहला दिन है, फर्स्ट डे, सारे एम्प्लॉइज आ रखे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब प्रोजेक्ट हेड आ गए, उन्होंने एक अच्छा सा लेक्चर दिया, आज हम इतिहास बदलने वाले हैं, इंडिया का नाम रोशन करने वाले हैं, एक ऐसी बाइक बनाएंगे, इंडियन बाइक, जो कि विदेशी बाइक को टक्कर देगी, फलाना ढिकाना, बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया। हम सारे मोटिवेट, कौन, सारे के सारे वर्कर्स अच्छी तरीके से मोटिवेट हो गए, बहुत जोश आ गए, भाई ऐसी बढ़िया बाइक बनाएंगे, ऐसी बढ़िया बाइक बनाएंगे, हार्ले डेविडसन को टक्कर देगी, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को देखना, सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना। तो डायरेक्टिंग में क्या कहते हैं, लोगों को डायरेक्शन दी जाती है। लोगों को सिंपल सी बात है, लोगों को देखो, जैसे कि एक वर्कर काम कर रहा है, सीनियर क्या करता है, सीनियर काम थोड़ी करता है, सीनियर देख रहा होता है जी क्या काम कर रहा है, सुपरवाइज करता है, अच्छा कुछ गलती कर रहा है, ऑब्जर्व करिए गलती कर रहा है, गलती करने से क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा, फीडबैक देगा, उसको मोटिवेट करेगा सही तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्टिंग, ये लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को एक तरीके से लीड करना, एक तरीके से बॉस वाला काम करना, लीडर वाला काम करना, आओ जी फॉलो करो मेरे को, देखो जी ऐसे काम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। तो आप बोलोगे प्लान बन गया, पैसे जमीन का इंतजाम हो गया, लोगों का इंतजाम हो गया, हमारे पास हमारे सीनियर ने हमें लेक्चर दे दिया, ये किस लिए, कंट्रोलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग का मतलब पता है क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ध्यान सुनना, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि पहले साल 1 लाख यूनिट बाइक बिकेगी, कितनी, 1 लाख यूनिट बाइक बिकेगी। ये हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था। इसमें कह सकते हो कि ये हमारी डिजायर थी कि हमें हमारी 1 लाख यूनिट बिकेगी। अब एक्चुअल सेल्स जो हमारा फिगर आया है वो आया है 80,000 का। हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है, 80,000। तो क्या जो हमने सोचा था क्या वो पूरा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ।
क्या हुआ, 20,000 का नेगेटिव डेविएशन आ गया, यानी कि 20,000 की बिक्री में कमी आ गई, 20,000 यूनिट कम बिकी है, क्यों बिकी है। फिर हम ये चीज चेक करते हैं कंट्रोलिंग में, जी ऐसा कैसे हो गया, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव हमने गलत सेट किया था, नहीं, हमने तो सही अंदाजा लगाया था। जब हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट, हमारी क्लासिक, हमारी स्टैंडर्ड महीने की 5 लाख पीस बिक रही है, साल की मतलब 10,000 पीस बिक रही है, सॉरी महीने की 10,000 पीस बिक रही है, साल की कितनी 1,30,000 पीस बिक रही है, तो ये तो नई बाइक है, ये तो आराम से 1 लाख बिक सकती थी पूरे साल में। हमने सोच समझ के सेट किया था, बिल्कुल सही स्टैंडर्ड था, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बाइक में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पता करो। सारे कस्टमर्स को कॉल बैक किया गया, किनको, इन 80,000 कस्टमर्स को पूछा गया, जी सर आपने बाइक खरीदी, क्या बाइक में कोई फॉल्ट आ रहा है, नहीं सर। जब बाइक खरीदी थी तो क्या स्टाफ ने आपसे कुछ गलत तरीके से बिहेव किया है, आपको धोखाधड़ी करी, रेट कुछ और बताया, पैसा कुछ और चार्ज किया, इंश्योरेंस महंगा बेच दिया, कुछ ऐसा हुआ, जी नहीं सर। फिर क्या दिक्कत है, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे सर। देखो, तो कस्टमर रिप्लाई किया, सारे कस्टमर्स ने, मोस्टली कस्टमर्स क्या रिप्लाई किया, देखो सर ऐसा है, पहली बात तो आपके ना जो सर्विस सेंटर बहुत कम है, बाहर इस बाइक की सर्विस होती नहीं क्योंकि नई बाइक है, इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अब सर्विस सेंटर में मैं जाता हूँ, सर्विस सेंटर मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ बाइक सर्विस होने में लगते हैं 5 घंटे, 5 घंटे बाद धूप में तप रहा होता हूँ। मतलब वहाँ पर कम से कम ये तो होना चाहिए सर्विस सेंटर में कस्टमर लाउंज होना चाहिए। कस्टमर लाउंज क्या होता है, वहाँ सोफा लगा होता है, टीवी लगा होता है, चाय पानी आता रहता है, एसी चलता रहता है, एक शीशा लगा होता है, शीशे में से आप देख सकते हो कि आपकी बाइक सर्विस हो रही है, क्या क्या काम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी होता है। मेरे एग्जाम्पल मान लो कि अभी नहीं हो रहा। ऊपर से क्या सर्विस सेंटर के जो आपके एडवाइजर्स है बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब बहुत रूडली बात करते हैं, बदतमीजी से नहीं रूडली बात करते हैं, और ऊपर से उल्टे पुल्टे चार्जेस लगा देते हैं, इसके लेबर उसकी लेबर, ब्रेक में ऑयल करवाने के लेबर, फलाना ठिकाना के लेबर ले देते हैं। तो आप मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस प्रॉब्लम है, यानी चीज बेचने के बाद उसकी सर्विसिंग में उसके बाद देखरेख में प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने कंट्रोलिंग से क्या पता लगा कि भाई हमारी हर चीज बढ़िया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया है, सेल्स बढ़िया है, आफ्टर सेल्स सर्विस में प्रॉब्लम है, यानी कि जब गाड़ी बेच देते हैं कस्टमर, जब सर्विस वगैरह के लिए लेके आता है, कोई परेशानी के लिए लेके आता है, तो परेशानी सॉल्व नहीं की जाती। ओके, तो कंट्रोलिंग से ये बात पता लगी। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सर्विस वाले मैनेजर को, हेड को बुला लिया ऑफिस में, उसको बुला के जम करके गालियां बकी। अब ये मत कहना कि ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ भी बोल दोगे, बेटा होता है। चाहे जितनी भी हाई पोस्ट पे चले जाओ, जितनी हाई पोस्ट पे जाओगे तो उतने कम लोग गाली खानी पड़ती है, लेकिन गाली खानी पड़ती है अगर नौकरी कर रहे हो तो। खूब गालियां बकी कि भाई तेरे सर्विस सेंटर में ऐसा हो, तुझे पता नहीं है, ये नहीं पता, वो नहीं पता, तू करता क्या है, तू नौकरी किस बात के लिए खा रहा है, तनख्वाह किस बात की खा रहा है, लात मार के निकाल दूंगा। डायरेक्टर ने ऐसे बोला उसको, तो वो बेचारा अब वो गाली खा के गया, उसकी तो गलती सही में नहीं थी। वो क्या करेगा, वो नीचे के हर सर्विस सेंटर मैनेजर को बुलाएगा, वो जम करके दबा करके उनको गाली बकेगा, जिनको बुलाने से तो उनको मेल पे गाली लिख के भेजेगा। और फिर वो सर्विस सेंटर मैनेजर क्या करेंगे, अपने सुपरवाइजर को, एडवाइजर को बुलाकर गाली बकेंगे और बस बोलेंगे दोबारा किसी कस्टमर से इतना सा फीडबैक आ गया, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। बता दे रहा हूँ सीधे। हुआ क्या, तो प्राइवेट नौकरी में आपको पता है इंडियंस हम जैसे डंडा पड़ता है वैसे सही तरीके से काम करना शुरू, ठीक है। तो हुआ क्या, सारे के सारे सुपरवाइजर्स बिल्कुल सीधे हो गए, तरीके से काम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कंट्रोलिंग से हमें पता लगता है कि भाई हमने जो प्लान किया था वो प्लान के हिसाब से हमारा एक्चुअल रिजल्ट अचीव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर ज्यादा अच्छा हो गया तो कैसे हो गया। अब बोलोगे ज्यादा अच्छा ये क्या मतलब हो गया, ठीक है। पहले इस वाला एग्जांपल कंप्लीट करते हैं। तो हुआ कि हमने सर्विस सेंटर वालों को बुला करके सही तरीके से झाड़ा, हमारे मैनेजर ने बोला कि भैया ऐसे काम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अपनी गलती सुधारी। अब क्या है, आफ्टर सेल सर्विस का भी हिसाब तब अच्छा बन चुका है। अब क्या हुआ, हमने इस साल का टारगेट रखा जी। अब देखो हमने इस पे काम कर लिया सर्विस पे। अब इस साल का टारगेट है कि इस साल 1,20,000 पीसेस बाइक बेची जाएंगी। कितनी, 1,20,000 पीस बाइक बेची जाएंगी, 1,20,000 यूनिट्स सेल की जाएगी। हुआ क्या, जो एक्चुअली में जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही बढ़िया थे, रिमार्केबल रिजल्ट थे, बहुत बढ़िया। हमने एक्चुअल सेल्स करी 1,50,000 यूनिट्स की। अब हम कह रहे इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे आ गया। अब बताओ कंट्रोलिंग होगी कि नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा, बोलोगे नहीं अब कंट्रोलिंग किस लिए होगी, ठीक है, कंट्रोलिंग किस लिए होगी, अब तो रिजल्ट अच्छा आ गया। कंट्रोलिंग फिर भी होगी, पता किस लिए, ये पता करने के लिए 1,20,000 बाइक सोची थी बेचने की, 1,50,000 कैसे बिक, पता लगाओ। पता लगाया, सारे कस्टमर्स को फोन घुमाया गया, तो सारे कस्टमर से फीडबैक दिया कि आपकी बाइक की ना मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एक स्पेयर पार्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, जल्दी से घिसता नहीं है, खराब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने ये पता लगाया क्यों कि भाई ये बाइक की सेल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी अच्छी है। अब हमने इस बात को पता लगा के पता क्या किया, हमारी जो क्वालिटी पहले से अच्छी थी उसको और अप टू मार्क कर दिया, यानी कि अगर वो 100% है तो उसे 110% कर दिया।
बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया कर दी। और सेम ये फीडबैक हमने बाकी जो मॉडल्स थे उनको फॉरवर्ड कर दिया, किसको, बुलेट को और स्टैंडर्ड को और क्लासिक को, कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पे काम करो, कस्टमर खुश हो जाता है, कस्टमर खुश हो जाता है तो सेल बहुत तगड़ी जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने फीडबैक को पास कर दिया। तो अब ये हो गया वाला एग्जांपल कंप्लीट। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या था। कंट्रोलिंग का मीनिंग था ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट टू द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक लाना कंट्रोलिंग का काम होता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कैसे। उसका कंट्रोलिंग का एक और है, कंट्रोलिंग इज एंडिंग एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। कंट्रोलिंग एंड भी है और यही शुरुआत भी है। अब इसको दोबारा से दिलाता हूँ कैसे। पहले साल का टारगेट था 1 लाख बाइक बेचने का, कितनी बिकी, 80,000, गलती पता लगी आफ्टर सेल सर्विस में। अब इसी के बिहाफ पे हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगले साल का क्या टारगेट रखा, 1,20,000, यानी हमने कंट्रोलिंग के बिहाफ पे ही क्या करी, अगले साल के लिए क्या कर दी, प्लानिंग कर दी। ठीक है, दोबारा से समराइज करता हूँ शॉर्टकट में। और डोंट वरी, ये जो जितने भी 5 मैंने फंक्शन लिखे हैं ये सारे प्रॉपर चैप्टर हैं, इनको इतना डीप में बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है इसलिए मैंने इसको बहुत लाइटली तरीके से समझा दिया, वरना ये सारे के सारे चैप्टर है। ठीक है, प्रॉपर बढ़िया से समझेंगे। तो दोबारा बताता हूँ, प्लानिंग मतलब कुछ भी प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से उनकी एडजस्टमेंट करना, उनको अवेलेबल करवाना, स्टाफिंग, भर्तियां करना, यानी कि जो हमारी जॉब्स खाली है उनको फिल करना, और जो ऑलरेडी फिल जॉब है उनको सैलरी वगैरह देना, उनको फिल्ड रखना, कहने का मतलब उनकी प्रॉब्लम वगैरह सुनते रहना। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, लीडर वाला काम करना। कंट्रोलिंग, जो भी हमने जो सोचा था वो एक्चुअल रियलिटी में वैसा हुआ है कि नहीं हुआ, इन दोनों को आपस में मैच करना, गलती निकालना और अगले साल के लिए इसके बिहाफ पे, दोबारा सुन लो, प्लानिंग तो होती है लेकिन किसके बिहाफ पे, कंट्रोलिंग के बिहाफ पे नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।